हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि गैसों का विनिमय कैसा होता है, लंग्स के कुपिकाओं के अंदर गैसों का आंशिक दाब कितना होता है, ऑक्सीजनित रक्त में गैसों का आंशिक दाब कितना होता है, ऊतकों में गैस का आंशिक दाब कितना होता है, तथा ऑक्सीजनित रक्त में गैस का आंशिक दाब कितना होता है। चलें, ऑक्सीजनित रक्त का भी पढ़ा था, विऑक्सीजनित रक्त का भी पढ़ा था, ऊतकों का भी पढ़ा था, और लंग्स की कुपिकाओं में गैसों का आंशिक दाब कितना होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि विऑक्सीजनित वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है, तथा उनके आंशिक दाब क्या होते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें हम पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। अब अपन उससे आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है गैसों का परिवहन। देखिएगा, अगली हेडिंग अपने पास है बेटा, गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन। बच्चे, गैसों के परिवहन में मैंने बोला था कि जब भी हम श्वसन के बारे में बात करेंगे तो अपने पास उसमें गैसों का विनिमय होता है। मैंने बोला था कि जब भी वातावरण से वायु अंदर जाएगी तो हम ऑक्सीजन अधिकता वाली वायु का अंतर ग्रहण करेंगे, और जब फेफड़े से बाहर वायु छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाली वायु का बहिर्क्षेपण करेंगे या वातावरण में मुक्त करेंगे। तो मेरे पास गैसों का परिवहन के बारे में जब मैं बात करूंगा तो केवल दो प्रकार की गैसों के बारे में बात करूंगा, पहली तो ऑक्सीजन एंड दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसों के परिवहन में सबसे पहली मैं बात करता हूं ऑक्सीजन का, O2 का परिवहन। ऑक्सीजन का मतलब O2 का परिवहन। बच्चे, ऑक्सीजन के परिवहन में बात करें तो आपको पता है कि हमारे रक्त में प्रेजेंट होती है आरबीसी, और वो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं आरबीसी है, उनके अंदर एक लोह युक्त श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं हीमोग्लोबिन। हमको पता है कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ती है और बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण किसके अंदर हुआ? आरबीसी के अंदर हुआ। हमारे शरीर में लगभग 97% ऑक्सीजन जो है उसका परिवहन आरबीसी करती है। किसके रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो मैंने कहा लगभग 97% O2 का परिवहन, O2 का परिवहन कौन करती है बेटा? परिवहन आरबीसी द्वारा किया जाता है। आरबीसी परिवहन करती किसके रूप में किया जाता है? किसके रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। वो करती है बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला कि बची हुई लगभग 3% जो ऑक्सीजन है, लगभग 3% जो ऑक्सीजन है, वो 3% ऑक्सीजन रक्त के प्लाज्मा में घुल जाती है, और रक्त के प्लाज्मा में घुलित अवस्था में उसका परिवहन होता है 3% O2 का परिवहन। रक्त प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है। रक्त प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है। हमको ये बात पता है हमको ये बात पता है
कि अपने पास रक्त में घुलनशीलता जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की तुलना में होती है बहुत ज्यादा। कितनी ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। तो मतलब कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होगा तो वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में ऑक्सीजन से क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता क्या थी? ज्यादा। मेरी यहां तक की बात शायद क्लियर होगी। चले अब ऑक्सीजन के परिवहन के बाद हम बात करते हैं, वो बात करते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के बारे में बात कर रहे हैं अपन यहां पे। वो दूसरा कर रहे हैं CO2 का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है वो परिवहन होता है 3 रूपों में। कितने रूपों में? 3 रूपों में। सबसे पहले लगभग बात करें तो लगभग 70% CO2 जो होती है उसका परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। किसके रूप में? का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में। किसके रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट दूसरी यहां पे बात करके चले तो लगभग अपने पास लगभग 20 से 25%, लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन RBC करती है। कौन करती है बेटा परिवहन? मैंने यहां पे बोला उसका परिवहन RBC करती है। सवाल था सर ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी ने किया था जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाया था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाया था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहां पे भी वैसा ही होगा कि आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा और जुड़ के बनाएगा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी करती है किसके रूप में? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में आरबीसी किसके रूप में करती है बेटा? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। चले भैया बना गए। नेक्स्ट तीसरा और अंतिम जो मेरे पास है वो है लगभग 7% CO2 का परिवहन जो होता है रक्त प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है। किसमें घुलित अवस्था में होता है? रक्त के प्लाज्मा में। रक्त प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है। तो मैं ये कह दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा परिवहन जो होता है वो परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है बेटा? बाइकार्बोनेट के रूप में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है तथा रक्त प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है लगभग 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट। जबकि जब हमने ऑक्सीजन के बारे में बात की थी तो हमने बताया था कि रक्त प्लाज्मा में घुलित अवस्था में लगभग 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। हाँ कि ना? मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ज्यादा थी, इसीलिए प्लाज्मा में घुलित अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ज्यादा हुआ। किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में। मेरी बात क्लियर है? अब जब हमने ऑक्सीजन के बारे में बात की है
कि ऑक्सीजन का अधिकांश भाग, लगभग मैंने कहा 97% भाग जो है ऑक्सीजन का, वो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है, परिवहन करती है। किसके रूप में? हीमोग्लोबिन से जुड़ के, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। हाँ कि ना? और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन होता है आरबीसी के द्वारा। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, दैट इज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। तो अब यहां पे हमें बात करना जरूरी हो गया कि सर ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीजिए। तो हम बेटा यहां पे बात करके चल रहे हैं आपके सामने, वो बात करके चल रहे हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हम यहां बात करके चल रहे बच्चे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन के बारे में बच्चे मैंने पहले ही आपको बताया सॉरी कि हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है जो आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है। किसके अंदर उपस्थित होता है? आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है। और इस हीमोग्लोबिन में एक मेटल पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन। चले, अब सवाल यह था कि सर आपने यहां पे हीमोग्लोबिन के बारे में बात की है और ये बताया है कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये एक श्वसन वर्णक है जो किसके अंदर प्रेजेंट है? आरबीसी के अंदर, और जिसके अंदर आयरन मेटल पाई जाती है। हाँ कि ना? अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन ही रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है तथा शरीर में लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो इस हीमोग्लोबिन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। मेरी बात क्लियर है? चले भैया, तो अब सवाल था कि अगर एक मनुष्य का अपन 100 ml रक्त ले ले तो उस 100 ml रक्त में लगभग कितना हीमोग्लोबिन होगा? बच्चे मैंने कहा कि अगर हमसे पूछा जाए हीमोग्लोबिन की मात्रा, जिसको मैं इंग्लिश में कह दूं अमाउंट, मात्रा, तो ध्यान रखना हीमोग्लोबिन जो होता है वो लगभग 12 से 16 ग्राम होता है। कितना होता है? 12 से 16 ग्राम। किसमें? 100 ml रक्त में। जब भी हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछे तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है बेटा? वो होती है 12 से 16 ग्राम। 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml रक्त में। चले भैया, अब यहां पे सवाल था, सर आपने बताया कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ती है, तो एक अणु हीमोग्लोबिन से कितने अणु ऑक्सीजन के जुड़ते हैं? बेटा यहां पे बात करके चले तो जब भी अपने पास आएगा एक अणु हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में लिख देते हैं HB, एक अणु HB से 4 अणु ऑक्सीजन के जुड़ते हैं। चार अणु ऑक्सीजन के जुड़ते हैं। एक अणु हीमोग्लोबिन से कितने अणु ऑक्सीजन के जुड़ते हैं? 4 अणु ऑक्सीजन के जुड़ते हैं। चले, अब सवाल था सर जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि उससे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? क्या बनता है? बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जुड़ना और जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, यह कार्यक्रम होता है। हाँ कि ना? इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन शॉर्ट में लिख दिया HB से O2 दैट इज ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजनीकरण कहलाता है। ऑक्सीजनीकरण, जिसको इंग्लिश में कह देते हैं ऑक्सीजीनेशन कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनीकरण। सवाल था सर
जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कॉमन डेफिनेशन है ऑक्सीकरण की। किसकी? ऑक्सीकरण, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन की कॉमन डेफिनेशन है कि किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां पे ऐसा क्यों हुआ कि हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड था, उस एक कंपाउंड था, एक यौगिक था, और उससे ऑक्सीजन जाके जुड़ी, और ऑक्सीजन के जाके जुड़ने को हमने नाम दे दिया ऑक्सीजनीकरण। बताओ हमने इसे ऑक्सीकरण क्यों नहीं कहा? इसको भी तो ऑक्सीकरण कहना चाहिए था। चलिए बात करते हैं। बेटा मैंने मान लिया कि ये मेरे पास हीमोग्लोबिन है, ये मेरे पास हीमोग्लोबिन का अणु है। मैंने अभी बताया था कि हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है, जिसकी वजह से रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। और इसमें एक मेटल पाई जाती है जिसको बोलते हैं आयरन। क्या पाई जाती है? आयरन। हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन पाई जाती है, उस आयरन का ऑक्सीकरण नंबर जो होता है, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, वो होती है +2। मतलब वो किस रूप में हुई? +2 को बोलते हैं फेरस। किस रूप में हुई? फेरस के रूप में हुई। हाँ कि ना? अब मैंने कहा ये हीमोग्लोबिन जो था, इस हीमोग्लोबिन से आके जुड़ गई ऑक्सीजन। क्या आके जुड़ गई? ऑक्सीजन। जब इससे ऑक्सीजन आके जुड़ गई तो मैंने कहा कि यहां पे जो कंपाउंड मेरे पास बना वो बना HbO2। ये कंपाउंड मेरे पास क्या बना? HbO2। ये HbO2 जो है, इस HbO2 को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो मैंने कहा कि ये HbO2 कोई और नहीं, ये मेरे पास क्या है? ये अपने पास है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये मेरे पास है बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब मैंने कहा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जुड़ना दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसको क्या बोला है? ऑक्सीजनीकरण। मैंने इसी को तो कहा है ऑक्सीजनीकरण। ऑक्सीजनीकरण। अब सवाल यह था कि इसको ऑक्सीजनीकरण कहा, हमने इसको ऑक्सीकरण क्यों नहीं कहा? बच्चे देखिए, जब मैंने हीमोग्लोबिन के अणु को देखा तो उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर जो थे, ऑक्सीकरण नंबर थे, वो कितने थे? +2। मतलब किस रूप में था? फेरस के रूप में। और इसने ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बनाया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब मैंने ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक किया तो यहां पे भी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो बेटा +2 ही था। कैसा था? +2 ही था। मतलब जैसा ऑक्सीकरण की संख्या यहां पे थी +2, सेम वैसी ही ऑक्सीकरण की संख्या यहां पे हो गई +2। मेरी बात क्लियर है? मतलब हीमोग्लोबिन अकेला था तब भी +2 आयरन, और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया तब भी आयरन +2। लेकिन अगर इसका ऑक्सीकरण होता तो ये +2 जो था आयरन का, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में +3 दैट इज फेरिक में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो फेरिक में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो जवाब क्या बना? जवाब ये बना कि हीमोग्लोबिन में आयरन के ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो होती है +2, तथा ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है बेटा? +2। आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसको ऑक्सीकरण नहीं कहा जाता। इसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीजनीकरण, या मैं कहूं ऑक्सीजीनेशन। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? हाँ कि ना? अब एनसीईआरटी में एक बहुत बेहतरीन लाइन लिखी हुई है। क्या लाइन लिखी हुई है? लाइन ये लिखी हुई है बेटा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है। हाँ कि ना? और मैंने अभी बताया कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ता है। बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब भी बात करके चले कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी जुड़ता है सर, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ता है, हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से भी जुड़ता है, हीमोग्लोबिन जो है वो ओजोन गैस से भी जुड़ता है। अलग अलग प्रकार की गैसों से हीमोग्लोबिन जुड़ता है। मेरे पास सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? 2, ऑक्सीजन थी एंड कार्बन डाइऑक्साइड थी।
सबसे दो यही तो थी सबसे महत्वपूर्ण गैसें। तो एनसीईआरटी ने एक बहुत प्यारी सी लाइन लिख रखी है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना प्राइमरीली प्राथमिक रूप से ऑक्सीजन के आंशिक दाब पे निर्भर करता है, और ऑक्सीजन के आंशिक दाब को रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो दर्शाते हैं PO2 से। हां कि ना? मतलब जहां पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब होगा ज्यादा, वहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जहां पे आंशिक दाब होगा ऑक्सीजन का कम, वहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ता है। मेरी बात क्लियर है? तो मैं लिख दूं, देखिएगा। मैंने बच्चे कहा आपसे कि सबसे बेहतरीन पॉइंट जो एनसीईआरटी का था कि हीमोग्लोबिन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना प्राथमिक रूप से O2 के, ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। जिसको अपन बोलते हैं PO2 पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो किस पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है ऑक्सीजन के आंशिक दाब पे, PO2 पे निर्भर करता है। मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब जहां पे ज्यादा होगा, वहां हीमोग्लोबिन जो था वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, और जहां पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा, वहां हीमोग्लोबिन कभी भी ऑक्सीजन से नहीं जुड़ता, बल्कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के क्या मुक्त कर देगा? वहां पे ऑक्सीजन मुक्त कर देगा। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? चलें, अब सवाल था सर, अभी आपने एक बात बोली, बात ये बोली कि हीमोग्लोबिन अलग अलग प्रकार की गैसों से जुड़ता है। जैसे आपने कहा ऑक्सीजन से भी जुड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी जुड़ता है, ओजोन से भी जुड़ता है, अलग अलग प्रकार की गैसों से हीमोग्लोबिन जुड़ता है। अगर हीमोग्लोबिन की बंधुता के बारे में बात करके चले कि हीमोग्लोबिन कौन सी गैस से सबसे जल्दी जुड़ेगा, उसकी बंधन क्षमता सबसे ज्यादा है, तो वो कैसे बताएं? बच्चे देखिए, अगर कोई भी हमसे पूछे हीमोग्लोबिन की बंधुता के बारे में, कोई भी हीमोग्लोबिन की बंधुता के बारे में पूछे तो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड से जो बंधुता होती है वो बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में होती है बेटा बहुत ज्यादा। हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड से जो बंधुता है वो ऑक्सीजन की तुलना में क्या है? बहुत ज्यादा। सर कितनी ज्यादा? बेटा हमने कहीं पे पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की तुलना में थी बहुत ज्यादा। वो कितनी ज्यादा थी? 20 से 25 गुना ज्यादा। और यहां बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की बंधुता। हीमोग्लोबिन की बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड से के लिए है बहुत ज्यादा। किसकी तुलना में? O2 ऑक्सीजन की तुलना में। कितनी ज्यादा? अगर बात करके चले तो कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना ज्यादा। मैंने कहा इसकी बंधुता O2 की तुलना में 200 से 300 गुना अधिक है। इसकी तुलना में 200 से 300 गुना अधिक है। मेरी बात क्लियर है? चलें, अब एक और सवाल दिमाग में आया। सर आपने ये तो बता दिया कि इसकी बंधुता अधिक है, और आपने बता भी दिया कि हीमोग्लोबिन से कई सारी गैसें जुड़ सकती है। सबसे फेमस ऑक्सीजन जुड़ सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ सकती है, ओजोन गैस जुड़ सकती है। लेकिन ये तो बताओ कि जब ये गैसें हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो हीमोग्लोबिन से जुड़ के कौन सा कंपाउंड बनाएगी, कौन सा यौगिक बनाएगी? बात करें, देखो तो बच्चे, हमने मान लिया कि अपने पास ये अपना हीमोग्लोबिन है। ये अपना हीमोग्लोबिन है।
सबसे पहले हमने देखा कि ये हीमोग्लोबिन है, और मान लीजिए हीमोग्लोबिन से सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। बच्चे मैंने कहा ये हीमोग्लोबिन है, और इस हीमोग्लोबिन से सबसे पहले आके जुड़ रही है, वो जुड़ रही है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस जुड़ रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन से जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड आके जुड़ेगी तो इसकी वजह से जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को अपन बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कंपाउंड जो बनता है बेटा, वो कंपाउंड बनता है, वो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ध्यान रखना, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक स्थायी यौगिक है। कैसा यौगिक है? ये मेरे पास है बेटा स्थायी यौगिक। सर इस स्थायी यौगिक का क्या मतलब हुआ? बेटा स्थायी यौगिक का मतलब यह हुआ कि जब ऑक्सीजन जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, यहां पे आते हैं, जब ऑक्सीजन जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, तो मैंने कहा था जहां ऑक्सीजन होगी ज्यादा वहां हीमोग्लोबिन से जुड़ के क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के क्या दे देगा? ऑक्सीजन। क्या दे देगा? ऑक्सीजन। मतलब ये जो बंधन हुआ ये एक उत्क्रमणीय बंधन है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बना लेते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। हाँ कि ना? लेकिन यहां पे मैंने कहा कि ये मेरे पास स्थायी यौगिक है। स्थायी यौगिक का मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी तो वो कभी भी टूट के वो जुड़ जाएगी तो वो बना लेगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कभी भी टूट के हीमोग्लोबिन से अलग नहीं होने देता। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को। मतलब अगर एक बार जुड़ गया तो फिर ये परमानेंट रक्त में उपस्थित रहेगा। तो मैं कहूं कि ये रिवर्सिबल अभिक्रिया नहीं है, ये क्या है? अनुत्क्रमणीय। ये मेरे पास है अनुत्क्रमणीय। ये मेरे पास हुआ अनुत्क्रमणीय। चलो भाई मैं आगे नेक्स्ट। दूसरा बच्चे, दूसरा हमने माना कि मान लीजिए आप कि मेरे पास ये हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन से आके जुड़ रही है, वो जुड़ रही है बच्चे ऑक्सीजन। मैंने कहा कि इससे आके जुड़ रही है ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगी तो इसके फलस्वरूप अपने पास बनेगा, वो बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके फलस्वरूप बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की तरह स्थायी यौगिक नहीं है। ये कैसा है? अस्थायी। कैसा यौगिक है बेटा? ये अस्थायी यौगिक है। सवाल था कि सर इसको हमने स्थायी बोला था, क्यों बोला था? क्योंकि कभी भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टूट के CO2 तथा हीमोग्लोबिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हीमोग्लोबिन नहीं बनाता, जबकि ये अस्थायी यौगिक है। मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बना लेगा, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा दोबारा से किसमें? हीमोग्लोबिन प्लस O2 में। इसलिए मैंने कहा कि ये जो अभिक्रिया है ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया बेटा? मैंने कहा ये मेरे पास है उत्क्रमणीय, जो कि दोनों दिशाओं में चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। चले भैया अपन आगे तीसरी बात करते हैं। अपन देखिएगा बच्चे, अपन ने माना कि मेरे पास ये हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन से आके जो गैस जुड़ रही है वो जुड़ रही है ओजोन। आके कौन सी गैस जुड़ रही है? वो गैस जुड़ रही है ओजोन, O3। जब भी हीमोग्लोबिन से ओजोन जुड़ेगी तो इसके फलस्वरूप जो बनेगा वो बनेगा मेथमोग्लोबिन। मेथमोग्लोबिन। ध्यान रखना, ये जो अपने पास मेथमोग्लोबिन बन रहा है
ये मेथमोग्लोबिन भी स्थायी यौगिक है। कैसा यौगिक है बेटा? मैंने कहा कि ये मेरे पास है, ये अपने पास है स्थायी यौगिक। ये मेरे पास स्थायी यौगिक है, मतलब ये मेथमोग्लोबिन अगर बन गया तो भी ये टूट के कभी भी ओजोन तथा हीमोग्लोबिन नहीं बनाता। तो ये अभिक्रिया हुई, ये भी मेरे पास हुई अनुत्क्रमणीय। ये अभिक्रिया हुई मेरे पास, ये भी कैसे हुई? अनुत्क्रमणीय। फिर एक बात और याद रखना, ये जो मेथमोग्लोबिन यहां पे बना है, ये मेथमोग्लोबिन जो होता है, ये मेथमोग्लोबिन होता है रंगहीन। कैसा होता है बेटा? मैंने कहा ये जो मेथमोग्लोबिन है, ये मेरे पास है रंगहीन, कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं है। और मेथमोग्लोबिन को अपन कहते हैं ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन। इसको बोल देते हैं हम बेटा ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना, जब भी मेथमोग्लोबिन के बारे में बात करके चले, ध्यान रखना स्थायी यौगिक है, रंगहीन होता है, और इसे कहते हैं ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन। सबसे अंत में मैं बात करता हूं, सबसे अंत में बात करता हूं, वो सबसे अंत में बात कर रहा हूं मैं, वो बात कर रहा हूं कि अगर हीमोग्लोबिन से जुड़े कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा अगर हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा तो उसके फलस्वरूप जो कंपाउंड बनेगा, जो यौगिक बनेगा, उसको अपन बोलते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। उसको अपन कहते हैं बेटा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन भी अस्थायी कंपाउंड है। कैसा है बेटा? अस्थायी यौगिक है। मतलब ये हुआ कि जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन बना रहा था, इसी तरह कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन भी टूट के हीमोग्लोबिन तथा क्या बना देता है? CO2। तो ये अभिक्रिया कैसी हुई? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय, हाँ कि ना? अब अपने पास एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकल के आया। क्या निकल के आया? कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो वो अनुत्क्रमणीय रूप से जुड़ेगी, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो वो उत्क्रमणीय रूप से जुड़ेगी, अगर ओजोन जुड़ेगी तो वो अनुत्क्रमणीय रूप से जुड़ेगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगी तो वो भी उत्क्रमणीय रूप से जुड़ेगी। हाँ कि ना? अब एक और बहुत बेहतरीन कंक्लूजन निकल के आया। क्या निकल के आया? सुनिएगा। सर आपने कहा कि ये 4 बहुत फेमस एग्जांपल है जो हीमोग्लोबिन से जुड़ते हैं, मेरी बात क्लियर है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के किस भाग से जुड़ती है? प्रोटीन वाले भाग से जुड़ती है कि आयरन वाले भाग से जुड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड कहां जुड़ती है? ओजोन कहां जुड़ती है? कार्बन मोनोऑक्साइड कहां जुड़ती है? तो इनकी लोकेशन बताइए बेटा। अगर हम इनकी लोकेशन के बारे में बात करके चले तो ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा ओजोन, ये तीनों की तीनों हीमोग्लोबिन के आयरन से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? आयरन से। मैंने कहा कि ये तीनों की तीनों कहां जुड़ती है? हीमोग्लोबिन के आयरन से जुड़ती है। हीमोग्लोबिन के आयरन से जुड़ती है। लेकिन जब भी बात करके चले कार्बन डाइऑक्साइड की तो ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी आयरन भाग से नहीं जुड़ती। ये जुड़ती है हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, उस ग्लोबिन प्रोटीन के एमीन ग्रुप से, NH2 ग्रुप से। कौन से ग्रुप से? NH2 ग्रुप से। तो मैंने कहा ये जो है ये हीमोग्लोबिन के NH2 समूह से जुड़ती है। चले तो ध्यान रखना, जब भी बात करके चले कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन प्रोटीन के एमीन ग्रुप से जुड़ती है।
जबकि ऑक्सीजन हो, चाहे ओजोन हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, वो हीमोग्लोबिन के आयरन भाग से जुड़ती है। कौन से भाग से जुड़ती है? आयरन भाग। मेरी बात क्लियर है? मैं आगे चलूं? यहां तक की बात में मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहां तक का पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब सवाल यहां पे एक बहुत बेहतरीन सा बन के आता है, एक बहुत बेहतरीन एनसीईआरटी ने लॉजिक दे रखा है। वो दे रखा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। एनसीईआरटी ने जो बात कर रखी है बेटा, वो कर रखी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र के बारे में। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र जो होता है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र क्या होता है। मेरी बात क्लियर है? चले देखिएगा, हम बात कर रहे हैं यहां पे, वो बात कर रहे हैं आपके सामने ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र, शॉर्ट में इसको बोलते हैं ओडीसी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये लीजिए, हम इस वाले पोर्शन के बारे में बात करते हैं। बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जो है, उसका सबसे बेहतरीन कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट है जो अपन यहां पे शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने कहा कि ये एक वक्र है, ये एक वक्र है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो वियोजित कैसे होता है, या उससे ऑक्सीजन कैसे अलग होती है। तो वक्र है तो मतलब ये ग्राफ है, और ग्राफ है तो ग्राफ के लिए कम से कम दो चीजें तो होनी चाहिए जिनके आधार पे हम ग्राफ बना सके, एक एक्स एक्स पे, एक वाई एक्स पे, हाँ कि ना। तो ध्यान रखना, जब भी ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र हम बनाएंगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र जो होता है वो दो चीजों के बीच होता है। कितने चीजों के बीच? दो चीजों के बीच। हम इसकी एक्स एक्सिस पे तो लेते हैं कि कितने प्रतिशत हीमोग्लोबिन है जिनसे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, उनको बोलते हैं संतृप्त हीमोग्लोबिन, संतृप्त हीमोग्लोबिन। एंड इसकी वाई एक्सिस पे अपन लेते हैं, वो लेते हैं ऑक्सीजन का आंशिक दाब। चले, तो मैंने ये कहा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र जो है ये किस किस के बीच का ग्राफ है? ये है ऑक्सीजन से संतृप्त हीमोग्लोबिन के प्रतिशत तथा ऑक्सीजन के आंशिक दाब के बीच ग्राफ है। तो मैंने कहा ये क्या है? ये है ऑक्सीजन से संतृप्त हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता तथा ऑक्सीजन के आंशिक दाब, ऑक्सीजन के आंशिक दाब को बेटा बोलते हैं PO2 के बीच का ग्राफ है। तो जब भी बात करे आपसे कोई कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र किस किस के बीच होता है, तो आप क्या बताओगे? किस किस के बीच होता है? ये मेरे पास है ऑक्सीजन से संतृप्त हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता, कि कितने प्रतिशत हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, संतृप्त है। और दूसरी चीज था ऑक्सीजन का आंशिक दाब, जिसको हमने बोल दिया PO2। इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। अब सवाल था, सर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र जो होता है ये दिखाई कैसा देता है? बच्चे, अगर हम बात करें इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र के बारे में, तो यह होता है बेटा सिग्मोइड। कैसा होता है? यह
सिग्मोइड होता है। ध्यान रखना कैसा होता है, यह होता है सिग्मोइड। मेरी बात क्लियर है? तो जब भी बात करके चले कि हीमोग्लोबिन के लिए वियोजन वक्र जो होता है वो कैसा होता है, सिग्मोइड। अपने को पता है कि हमारी जो पेशियां होती है उनमें भी एक श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ये जो मायोग्लोबिन है, इस मायोग्लोबिन का वियोजन वक्र कैसा होता है, मायोग्लोबिन का वियोजन वक्र जो होता है वो कैसा होता है बेटा, मायोग्लोबिन का होता है वो अपने पास होता है हाइपरबोलिक। मायोग्लोबिन के केस में वियोजन वक्र जो होता है वो कैसा होता है, हाइपरबोलिक। हमें एक बात पता है कि एक अणु हीमोग्लोबिन जो होता है, एचबी से दिखाया मैंने, एक अणु हीमोग्लोबिन जो होता है वो जुड़ता है 4 अणु O2 से जुड़ता है। हां कि ना? अगर सिमिलरली हम बात करके चलें तो एक अणु मायोग्लोबिन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया MB। एक अणु मायोग्लोबिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया MB। ये एक अणु मायोग्लोबिन केवल एक अणु ऑक्सीजन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? केवल एक अणु ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। क्या? एक अणु मायोग्लोबिन। मेरी बात क्लियर है? अब सवाल यह आएगा सर, अगर हम ऑक्सीजन के साथ बंधुता के बारे में बात करें कि ऑक्सीजन के साथ बंधुता है वो किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन के साथ बंधुता है वो बंधुता किसकी ज्यादा होती है? अगर बेटा हम बात करके चले यहां पे ऑक्सीजन के साथ बंधुता, तो ऑक्सीजन के साथ बंधुता हमेशा मायोग्लोबिन जो होता है, जिसको मैंने दर्शाया था MB से, मायोग्लोबिन की ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन को दर्शाया मैंने HB से। ये बात याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधुता क्षमता हीमोग्लोबिन की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। हीमोग्लोबिन की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। मेरी बात क्लियर है? चले अब अपने पास हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे, ये बात बताएंगे सबसे पहले तो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो वियोजन वक्र है, सिग्मोइड वक्र है, उस सिग्मोइड वक्र की संरचना कैसी होती है, कैसा दिखाई देता है वो, पहली बात। दूसरी बात, P50 की वैल्यू क्या होती है। तीसरी बात कि मायोग्लोबिन की एंड फीटस का जो हीमोग्लोबिन है, भ्रूण का जो हीमोग्लोबिन है, उसकी एक वयस्क मनुष्य के हीमोग्लोबिन की तुलना में ऑक्सीजन से बंधुता क्षमता ज्यादा क्यों होती है। चौथी चीज, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन की बंधुता को प्रभावित करते हैं। इन सारी बातों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बात ये कर ली थी कि मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधुता हीमोग्लोबिन की तुलना में क्या होती है, ज्यादा। फिर उसके बाद आज हमें जो बात करनी है वो बात करनी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र जो होता है वो होता है सिग्मोइड। तो हमें उसी के बारे में बेटा बात करनी है। चलिए मैं आपके सामने वो सिग्मोइड वक्र जो है वो बनाता हूं और फिर उसके बेसिस पे अपन कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो चलो आओ बोर्ड पे बात करते हैं। बच्चे मैंने कहा था कि जब भी अपन वियोजन वक्र बनाएंगे तो उस वियोजन वक्र की एक्स वाली जो एक्सिस है, अक्ष है, उस पे तो लेंगे हीमोग्लोबिन के प्रतिशत जो ऑक्सीजन से संतृप्त है, एंड दूसरा जो अपने पास है जिसको अपन ने कहा वाई एक्स, इस वाई एक्स पे लेंगे अपन ऑक्सीजन का आंशिक दाब। ऑक्सीजन का आंशिक दाब मैंने मान लिया ये वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस पे मैंने लिया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है PO2 को। इस एक्स एक्सिस पे हमने क्या लेना था, हीमोग्लोबिन के प्रतिशत जो किससे संतृप्त है,
ऑक्सीजन से, तो अपन ने बोला यहां पे है O2 से संतृप्त हीमोग्लोबिन के प्रतिशत, ये अपन ने लिया बेटा एक्स वाली एक्स पे, ये हमने लिया एक्स वाली एक्स पे। चले, अब मैंने ये कहा था कि वियोजन वक्र जो होता है वो होता है सिग्मोइड। कैसा होता है? सिग्मोइड, मतलब वो थोड़ा सा इंग्लिश के अक्षर अल्फाबेट एस की तरह दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? देखिएगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये मेरे पास हो गया सिग्मोइड, इंग्लिश के अल्फाबेट एस के आकार का। चलो बेटा मैं आगे, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने क्या काम किया, हमने क्या काम किया, पहले किसी मनुष्य के शरीर से ऑक्सीजनित रक्त लिया। कैसा रक्त लिया? ऑक्सीजनित। और हमको यह बात पता है कि ऑक्सीजनित रक्त जो होता है, उस ऑक्सीजनित रक्त में ही हीमोग्लोबिन जो होता है उसे सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन जुड़ी होती है। हाँ कि ना? हमने मान लीजिए ऑक्सीजनित रक्त लिया मनुष्य के शरीर से और उस ऑक्सीजनित रक्त में चेक करके देखा कि उस ऑक्सीजनित रक्त में कितने प्रतिशत हीमोग्लोबिन था जिससे ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी। तो जब हमने धमनी से ऑक्सीजनित रक्त लिया तो उस रक्त में क्या देखा कि उस ऑक्सीजनित रक्त में लगभग 97% हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी। मैंने कहा कितने हीमोग्लोबिन से? बेटा 97% हीमोग्लोबिन जो था उस 97% हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी। किसमें? ऑक्सीजनित रक्त में। और ऑक्सीजनित रक्त जो होता है जिसमें 97% हीमोग्लोबिन से, मतलब अधिकतम हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी होती है, उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है बेटा? 95 mmHg। ये लीजिए, मैंने कहा कि ये मेरे पास 97% हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। कितने दाब पे जुड़ी हुई है? कितने दाब पे जुड़ी हुई है? हमने मान लिया ये मेरे पास दाब है और इस दाब की वैल्यू, इस PO2 की वैल्यू जो है वो है 95 mmHg। चले, मैंने क्या कहा कि 95 mmHg जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है तो 97% ऑक्सीजन से क्या जुड़ा होता है? हीमोग्लोबिन से क्या जुड़ी होती है? ऑक्सीजन। तो मैंने कहा ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है ऑक्सीजनित रक्त। यहां तक की बात क्लियर है? अब हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा क्या किया? हमने अब वी ऑक्सीजनित रक्त लिया, सिरा में से रक्त लिया, हमने सिस्टेमिक सिरा, महासिरा में से रक्त लिया, वी ऑक्सीजनित रक्त लिया और उस वी ऑक्सीजनित रक्त को चेक करके देखा। जब हमने वी ऑक्सीजनित रक्त को चेक करके देखा तो हमने क्या देखा कि वी ऑक्सीजनित जो रक्त है उस वी ऑक्सीजनित रक्त में लगभग 75% हीमोग्लोबिन जो होता है, इस 75% हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी। कितने से? 75। ऑक्सीजनित में कितने से जुड़ी हुई थी? 97% से। जब हमने वी ऑक्सीजनित लिया तो कितने से जुड़ी हुई थी? लगभग 75% हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी। और हमें पता है कि वी ऑक्सीजनित रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब, बोलो, वो होता है 40 mmHg। तो मैंने कहा कि अगर यहां पे हम आंशिक दाब के बारे में बात करेंगे तो वो आंशिक दाब की वैल्यू जो आएगी वो मेरे पास आएगी PO2 बराबर आएगी 40 mmHg। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? ये डेटा आया, ये किसका आया? वी ऑक्सीजनित रक्त का।
हमने बोला ये मेरे पास जो आया वो आया V ऑक्सीजनित रक्त का। चले भैया, अब हम एक कैलकुलेशन और कर लेते हैं साथ के साथ में। क्या कैलकुलेशन कर लेते हैं? कैलकुलेशन ये करते हैं कि यार जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब 95 mmHg था तो 97% हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी थी, हाँ कि ना? जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कर दिया 40 तो वो 75% हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। मतलब कि ऊतकों में, कोशिकाओं में ऑक्सीजनित रक्त गया और उस ऑक्सीजनित रक्त ने वहां पे ऑक्सीजन को तो मुक्त किया और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और लेके वो कैसे रक्त में बदल गया था? वी ऑक्सीजनित रक्त में बदल गया था। मतलब ये वाला जो रक्त था, ये ऑक्सीजनित रक्त इस रक्त में वी ऑक्सीजनित में बदल गया था और इस वी ऑक्सीजनित रक्त में भी हमने बताया कि यहां पे 75% हीमोग्लोबिन जो था उससे ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, हाँ कि ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब रक्त का ऑक्सीजनीकरण हुआ तो ऑक्सीजनीकरण के टाइम पे 75 से बढ़ के ऑक्सीजन कितने से जुड़ गई? 97 पे, हाँ कि ना? 75 और 97 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कितना होता है बेटा? वो डिफरेंस होता है लगभग 22%। कितना डिफरेंस होता है? 22%। तो मैं ये बात कह दूं कि मेरे पास जब ऑक्सीजनित रक्त कोशिकाओं में जाता है तो उस ऑक्सीजनित रक्त में उपस्थित केवल 22% हीमोग्लोबिन ऐसा है जो अपनी ऑक्सीजन को कोशिकाओं में मुक्त करता है। 75% हीमोग्लोबिन के साथ तो ऑक्सीजन हर हाल में जुड़ी रहती है, वो कभी भी अपनी ऑक्सीजन को सामान्य अवस्थाओं में कोशिका में मुक्त नहीं करता, हाँ कि ना? तो यहां पे ये वैल्यू आई, ये आई 22%। कितनी आई? 22%, जिसको हम कैलकुलेशन के लिए काम में ले लेते हैं बेटा 25%। तो जब भी अपन कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीजनित रक्त कोशिकाओं में जब जाता है तो उसका लगभग 25% हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को कोशिकाओं या ऊतकों में मुक्त कर देता है और बचा हुआ 75% हीमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई रहती है। मेरी बात क्लियर है, हाँ कि ना? तो अगर सवाल पूछे कि क्या वी ऑक्सीजनित रक्त में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन नहीं जुड़ती, तो आप क्या बोलोगे कि वी ऑक्सीजनित रक्त में भी 75% हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? तो पहला कंक्लूजन निकल के आ गया कि 22% हीमोग्लोबिन है जो अपनी ऑक्सीजन किसको देता है? कोशिकाओं को। तो मैंने कहा यह क्या काम करता है? अपनी O2 कोशिकाओं में मुक्त करता है। मेरी बात क्लियर है? क्या मैं आगे चलूं? देखिएगा दूसरी बात, एक और बेहतरीन कंक्लूजन निकालते हैं। दूसरा कंक्लूजन देखिएगा बेटा, मैंने ये बताया कि जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब था 95 mmHg तो कितने प्रतिशत हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी थी? बोलो, अरे बोलो, 97% हीमोग्लोबिन से। जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब था 40 mmHg तो कितने प्रतिशत हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी थी? वो जुड़ी थी 75% हीमोग्लोबिन से। अब हम मानते हैं कि यार यहां पे 97% से जुड़ी थी तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना था? 95 mmHg। जब 75% हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी थी तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना था? 40 mmHg। हम ये मानते हैं कि मान लीजिए आप कि अपने पास 50% हीमोग्लोबिन जो होता है वो 50% हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ती है। कितने प्रतिशत से जुड़ती है?
मान लीजिए 50% हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ती है, तो उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होगा? बच्चे, जब 50% से जुड़ेगी तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब आएगा, वो आंशिक दाब कुछ यहां से आएगा, हाँ कि ना? ऑक्सीजन का ये जो आंशिक दाब होता है, इस आंशिक दाब को ही हम कह देते हैं बेटा P50। इस आंशिक दाब को क्या बोल देते हैं अपन? P50। P50 सवाल था, इसका क्या मतलब है? P50 का मतलब है ऑक्सीजन का वह आंशिक दाब जिस पे 50% हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी होती है, मतलब 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संतृप्त होता है, उसको बोलते हैं P50। और एक वयस्क मनुष्य के लिए P50 की वैल्यू जो होती है, वो P50 की वैल्यू होती है बेटा लगभग 30 mmHg। एक वयस्क मनुष्य के लिए P50 की वैल्यू क्या होती है? लगभग 30 mmHg, जिसपे 50% हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है, हाँ कि ना? अब मैं एक बहुत छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं, बस केवल इतना चेक करना है, क्या आप 5वीं पास हैं? बस इतना सा, 5वीं के बच्चे वाला कंसेप्ट है, कोई बहुत बेहतरीन कंसेप्ट नहीं है, हाँ कि ना? सुनिएगा, मान लीजिए किसी जगह पे मेरे पास ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम है, उस कम आंशिक दाब पे भी ऑक्सीजन खूब सारे हीमोग्लोबिन से जुड़ गई। कम आंशिक दाब पे भी ऑक्सीजन खूब सारे हीमोग्लोबिन से जुड़ गई। लॉजिक समझना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, कहीं पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा है, लेकिन ज्यादा होने के बाद भी ऑक्सीजन थोड़े से हीमोग्लोबिन से ही जुड़ी। तो इन दोनों बातों का मतलब क्या निकला? मैं बताता हूं, सुनो। अगर कम आंशिक दाब होने के बावजूद भी ऑक्सीजन खूब सारी हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन के बीच बंधुता है, वो क्या है? बहुत ज्यादा। अगर ज्यादा आंशिक दाब है फिर भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से उतनी नहीं जुड़ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन के बीच बंधुता क्या है? कम। मेरी बात क्लियर है, हाँ कि ना? मतलब यहां पे वयस्क मनुष्य में जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब 30 है, कितना है? 30 mmHg, तो ये 50% हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। कितने प्रतिशत हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है? 50% हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, हाँ कि ना? अगर मान लीजिए कि किसी दूसरे जीव में ऐसा हो कि उसमें जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब हो, वो आंशिक दाब हो 20 mmHg, उस 20 mmHg में ही वो 50% हीमोग्लोबिन से जुड़ जाए, तो बताओ कौन सी अवस्था में ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधुता ज्यादा हुई, अच्छी हुई? अच्छी कब होगी? जब दाब कम है फिर भी आउटपुट 50 का ही दे रही है वो। तो कहने का मतलब जब कम दाब में वो 50% हीमोग्लोबिन को संतृप्त कर दे, उस अवस्था में मैं कहूंगा कि हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन के बीच बंधुता क्या हुई? ज्यादा, हाँ कि ना? अगर मेरे को यही 50% हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए ज्यादा दबाव की जरूरत पड़े, ज्यादा ऑक्सीजन के आंशिक दाब की जरूरत पड़े, तो मैं कहूंगा कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इन दोनों के बीच बंधुता क्षमता कम है। बंधुता क्षमता क्या है बेटा? कम है, हाँ कि ना? तो मैं इसी चीज के बेसिस पे एक कंक्लूजन आप लोगों के सामने निकाल के रखता हूं। आप इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले मैं कंक्लूजन ये निकाल के रखता हूं कि ये जो मैंने वर्ड बोला P50, इस P50 का मतलब क्या है? सबसे पहले सवाल आया कि सर आपने एक वर्ड बोला है P50, इस P50 का क्या मतलब है? देखिए ग्राफ में, मैंने अभी ग्राफ में आपको बताया कि P50 ऑक्सीजन का वह आंशिक दाब है जिस पर 50% हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाती है, मतलब वो ऑक्सीजन का आंशिक दाब जिस पे 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्या होते हैं? संतृप्त, उसको ही क्या बोलते हैं? P50। ये लीजिए, O2 का वह आंशिक दाब जिस पर 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से
संतृप्त होता है। P50 कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? P50। जैसे मैंने कहा कि एक वयस्क मनुष्य के लिए में P50 की वैल्यू जो होती है वो मैंने लिखा लगभग 30 mmHg होती है। कितनी होती है? लगभग 30 mmHg होती है। अगर मैं बात करके चलूं भ्रूण के हीमोग्लोबिन के लिए, ये वयस्क मनुष्य में P50 की वैल्यू कितनी थी? 50 mmHg। अगर मैं भ्रूण के हीमोग्लोबिन के बारे में बात करके चलूं तो भ्रूणीय हीमोग्लोबिन के लिए हीमोग्लोबिन की P50, तो भ्रूणीय हीमोग्लोबिन जो होता है जी उसकी P50 जो होती है उस P50 की वैल्यू होती है बेटा लगभग 18 से 20 mmHg। 18 से 20 mmHg। बच्चे मैंने अभी एक लॉजिक बताया था कि जब P50 की वैल्यू कम हो और कम P50 पे भी वो 50% हीमोग्लोबिन को संतृप्त करता है, एक जिसकी P50 की वैल्यू ज्यादा है जैसे वयस्क मनुष्य में, उसमें भी वो 50% हीमोग्लोबिन को संतृप्त करता है। तो जब P50 की वैल्यू कम होगी और कम P50 पे 50% हीमोग्लोबिन संतृप्त हो रहा है तो उसमें हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधुता क्या होगी? ज्यादा। तो मैं एक बहुत बेहतरीन कंक्लूजन लिखता हूं कि Hb तथा O2 की बंधुता जो होती है वो P50 पे निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है? वो P50 की जो वैल्यू होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। P50 की वैल्यू के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जहां P50 की वैल्यू होगी ज्यादा वहां पे हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन की बंधुता होगी कम, और जहां P50 की वैल्यू होगी कम वहां ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन की बंधुता होगी ज्यादा। तो जब भी बात करके चले तो मैंने यहां पे बताया कि भ्रूण का हीमोग्लोबिन है वो भ्रूण के हीमोग्लोबिन को बोलते हैं HbF। HB बोलते हैं हीमोग्लोबिन, F बोले तो फीटस। वयस्क मनुष्य के हीमोग्लोबिन को बोलते हैं HbA। HB मतलब हीमोग्लोबिन, A मतलब एडल्ट। तो यहां पे ऑक्सीजन से बंधुता किसकी ज्यादा होगी? आपने बोला O2 से जब भी पूछे बंधुता तो ऑक्सीजन से बंधुता हमेशा भ्रूण का हीमोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं HbF, इस HbF की ज्यादा होती है। किससे? HbA से। A का मतलब एडल्ट, दैट इज वयस्क के हीमोग्लोबिन से। सवाल कहेगा क्यों? सवाल कहेगा क्यों? वो इसलिए क्योंकि फीटस के हीमोग्लोबिन की P50 वैल्यू जो होती है वो वयस्क के हीमोग्लोबिन की P50 वैल्यू से होती है बेटा कम। उसकी P50 वैल्यू से क्या होती है? कम। मेरी बात क्लियर है? अब सवाल पूछेगा, सवाल ये पूछेगा बताओ कौन कौन से ऐसे कारक है, कौन कौन से ऐसे कारक है जो ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन की बंधुता को प्रभावित करते हैं। बात कर लेते हैं। Hb तथा O2 की बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक सिंगल लाइन में लिख रहा हूं। मैं बेटा बात करके चल रहा हूं आपके सामने, वो बात करके चल रहा हूं Hb तथा O2 की बंधुता के बारे में।
कि इन दोनों की बंधुता को कौन प्रभावित करता है। सबसे पहले लाइन याद कीजिए, हीमोग्लोबिन में लिखी थी कि एनसीईआरटी क्या कहती है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधुता प्राथमिक रूप से PO2 पे निर्भर करती है। तो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन की बंधुता जो होती है ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PO2, ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH, ये होती है अपने पास व्युत्क्रमणपति इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ की सांद्रता, ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉडी का टेम्परेचर, ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P50 वैल्यू जो मैंने अभी लिखा, ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू HbO2 बोलते बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन, कि जहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन ज्यादा होगा वहां पे बंधुता ऑब्वियसली क्या हो गई, कम। ये होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2,3-BPG। सवाल यह है कि 2,3-BPG जो मैंने लिखा, ये 2,3-BPG क्या है बच्चे? 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसको बोलते हैं 2,3-BPG। एग्जैक्टली में होता क्या है, ये 2,3-BPG है, ये ग्लाइकोलाइसिस का एक उत्पाद है। लगातार आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2,3-BPG बनता रहता है। अब ये 2,3-BPG हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उस बीटा चेन से जुड़ के हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधुता को कम कर देता है। तो मैंने कहा कि जब भी PO2 की वैल्यू ज्यादा होगी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बंधुता बढ़ेगी, pH बढ़ेगी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बंधुता बढ़ेगी, H+ की सांद्रता बढ़ेगी, बंधुता घटेगी, PCO2 बढ़ेगा, बंधुता घटेगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बंधुता घटेगी, P50 की वैल्यू बढ़ेगी, बंधुता घटेगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन ज्यादा होगा, बंधुता घटेगी, और 2,3-BPG बढ़ेगा तो बंधुता घटेगी। तो ये कोई भी कंडीशन है, इनकी वजह से हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन की बंधुता प्रभावित होती है। बंधुता क्या होती है? प्रभावित। अब सवाल था सर इनमें से किसी भी चीज में अगर कोई चेंज होता है, किसी भी चीज में अगर कोई चेंज होता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र पे क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र जो होता है उस वियोजन वक्र पे क्या प्रभाव पड़ता है? बेटा चलिए हम बात कर लेते हैं इस वियोजन वक्र के बारे में। देखिएगा तो बच्चे हमें बात अब ये करनी है कि अब हमें ये बताइए कि अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बंधुता पे कोई फर्क पड़ेगा तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र है, इस पे क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बाईं तरफ विस्थापित होगा। सवाल ये था कि वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिनमें ये बाईं तरफ विस्थापित होगा। देखिए बाईं तरफ विस्थापित होने के लिए सबसे पहली अगर PO2 की वैल्यू बढ़ेगी, पहली बात, अगर pH बढ़ेगी, दूसरी बात अगर PCO2 की वैल्यू घटेगी, अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर कम होगा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ जिसको अपन बोलते हैं बेटा एसिडिटी, अगर एसिडिटी घटेगी, अगर P50 की वैल्यू जो है वो होगी कम, P50 की वैल्यू जो है वो होगी कम, या मैं कहूं 2,3-BPG जो है
उस 2,3 बीपीजी की वैल्यू होगी कम। तो ये वो केस थे जिनमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र जो होता है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र सदैव किधर शिफ्ट होता है? बाईं तरफ शिफ्ट होता है। किधर शिफ्ट होता है? बाईं तरफ शिफ्ट होता है। चलो भैया हम आगे। हाँ, नेक्स्ट दूसरा था, वो कौन सी अवस्था है जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन कर्व दाईं तरफ जाएगा? तो हम बात करते हैं दूसरी, ओडीसी दाईं तरफ विस्थापित होगा। कौन कौन सी अवस्था में होगा बच्चे? इसको दाईं तरफ विस्थापित करना है, उसके लिए सबसे पहले उस जगह पर PO2 जो था, उस PO2 की वैल्यू कम होनी चाहिए। दूसरा, उस जगह की pH जो है वो pH होनी चाहिए बेटा कम, मतलब एसिडिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। एसिडिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो है वो वहां पे होनी चाहिए ज्यादा। उस जगह पर PCO2 जो है वो PCO2 भी क्या होना चाहिए बेटा? PCO2 भी होना चाहिए ज्यादा। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। P50 की वैल्यू जो है वो भी अपने पास होनी चाहिए ज्यादा, या मैं कहूं 2,3 बीपीजी जो है उसका निर्माण भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। अगर इनमें से कोई अवस्था होती है तो उस अवस्था में ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र जो होगा वो सदैव दाईं तरफ स्थापित होगा। कैसे? अपन एग्जांपल लेके थोड़ा सा चेक करते हैं, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। बोर्ड पे देखिएगा। हमने मान लिया कि ये मेरे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र है। यहां पे मेरे पास PO2 है, यहां पे मेरे पास सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन के प्रतिशत है। चले भैया, सबसे पहले अपन बात करते हैं, वो बात करते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे। मैंने टेम्परेचर के बेसिस पे क्या बताया था? मैंने कहा था जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वक्र दाईं तरफ बढ़ेगा। देखिएगा, हमने माना सबसे पहले अपने पास टेम्परेचर है ये, दूसरे बार अपने पास टेम्परेचर है ये, तीसरे बार अपने पास टेम्परेचर है ये। मतलब मेरे पास 3 अलग अलग टेम्परेचर है। मैं आपको बता दूं, ये वाली जो साइड है ये है बाईं तरफ, और ये वाली साइड है ये मेरे पास है दाईं तरफ। अगर इन अलग अलग टेम्परेचर को हम देखें तो हमने क्या देखा? शुरू में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा, शुरू में जब टेम्परेचर बहुत कम था, मैंने मान लिया ये मेरे पास टेम्परेचर है, ये मेरे पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर है बेटा, ये टेम्परेचर है मेरे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर मैंने बढ़ा के कर दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड और दाईं तरफ आ गया। टेम्परेचर मैंने बढ़ा के कर दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये और दाईं तरफ आ गया। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा के कर दूं 10 तो नई वाली लाइन इस ग्रीन के ऊपर यहां पे आ जाएगी, घटा के कर दूं 10 तो यहां हो जाएगी। तो कहने का मतलब जितना टेम्परेचर कम होगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बंधुता उतनी ही ज्यादा होगी। जो जो टेम्परेचर बढ़ेगा उन दोनों का वियोजन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बंधुता घट जाएगी। चलो मैं आगे, नेक्स्ट अपन अगली बात करते हैं। बेटा मैं एक दूसरा कर्व आपके सामने बना रहा हूं।
ये मेरे पास है सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन के प्रतिशत, और यहां पे मेरे पास है वो अपने पास है बेटा PO2। चलें, अब हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आपके सामने, वो बात कर रहे हैं मान लीजिए पीएच के बारे में। ठीक है जी, देखिएगा हमने बोला था अगर पीएच ज्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन की बंधुता क्या होगी? हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन की बंधुता क्या होगी? ज्यादा। अगर पीएच कम होगी तो हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन की बंधुता भी क्या होगी? कम। बोर्ड पे देखिएगा, हमने माना कि पहले पीएच अपने पास ज्यादा है, और जब पीएच ज्यादा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है ऐसा। फिर धीरे 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 हमने पीएच की वैल्यू को कम किया। जो जो हमने पीएच की वैल्यू को कम किया तो उसकी वजह से एसिडिटी बढ़ी, और एसिडिटी बढ़ी तो ये जब भी एसिडिटी बढ़ेगी ये कर्व किधर शिफ्ट होता जाएगा? दाईं तरफ। उधर साइड है दाईं तरफ, वाई एक्सिस वाली साइड है वो है दाईं तरफ, दाईं तरफ। और पीएच घटाई और दाईं तरफ। तो मैंने कहा मान लीजिए शुरू में इस जगह पे मेरे पास पीएच जो थी वो पीएच थी 7, इस जगह पे यहां पे पीएच जो थी वो पीएच थी मेरे पास 5, और ये सबसे लास्ट वाले में यहां पे मेरे पास पीएच थी मान लीजिए थी 2। तो मैंने कहा कि जो जो पीएच बढ़ रही है तो ये किधर जाता जा रहा है? ये ये बाईं तरफ जा रहा है। ये बाईं साइड थी एक्स एक्सिस की तरफ। मैंने कहा ये मेरे पास है बाईं साइड, और ये मेरे पास है दाईं साइड। चले भैया, ऐसा ही अपन P50 के आधार पे कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मेरे पास ये अपने पास कर्व बनाया है मैंने, ये मेरे पास यहां पे है PO2 की वैल्यू, ये है मेरे पास सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन के प्रतिशत। मैंने कहा था P50 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बंधुता कम होगी। मतलब कर्व जो था वो कर्व जाएगा बेटा दाईं तरफ। हाँ कि ना? हमने मान लिया कि मेरे पास शुरुआत में मान लीजिए P50 की वैल्यू में बात करके चले तो ये P50 की वैल्यू मेरे पास ये रहा। फिर अपन ने देखा कि अपने बोला कि यहां पे P50 जो था वो P50 की वैल्यू है मान लीजिए 20 mmHg। फिर हमने क्या काम किया? P50 की जो वैल्यू थी उस P50 की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाया। मैंने कहा कि इस जगह पे P50 की वैल्यू है मान लीजिए 30 mmHg। P50 की वैल्यू को और बढ़ाया, P50 की वैल्यू है ये मान लीजिए मेरे पास है 40 mmHg। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है दाईं तरफ, ये मेरे पास है बाईं तरफ, कि जब भी P50 की वैल्यू धीरे 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 बढ़ती जाएगी तो कर्व किधर शिफ्ट होगा? दाईं तरफ। मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बंधुता क्या होगी? कम। और जो जो P50 की वैल्यू घटती जाएगी तो उस अवस्था में कर्व किधर शिफ्ट होता जाएगा? बाईं तरफ। हमको पता है P50 की वैल्यू जो है 20, ये 20 है, ये मेरे पास है फीटस हीमोग्लोबिन के केस में, और P50 की वैल्यू जो मेरे पास है 30, ये मेरे पास है HbA दैट इज एडल्ट के हीमोग्लोबिन के केस में। हाँ कि ना? तो सवाल पूछा जाता है कि अगर एक आदमी के शरीर से एडल्ट के रक्त को निकाल के फीटस का रक्त डाल दिया जाए तो बताओ ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र किस तरफ शिफ्ट होगा? तो ध्यान रखना, जब एडल्ट के रक्त को हटा दिया तो एडल्ट का हीमोग्लोबिन भी घट गया, और जब हमने उसमें भ्रूण का हीमोग्लोबिन डाल दिया, रक्त डाल दिया, तो भ्रूण के हीमोग्लोबिन की P50 की वैल्यू क्या होती है? कम। इसलिए वियोजन वक्र किधर जाएगा? बाईं तरफ, क्योंकि
फीटस के भ्रूण के हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधुता वयस्क के हीमोग्लोबिन की तुलना में क्या होती है बेटा? ज्यादा। मेरी यहां तक की बात जो है वो बात एकदम क्लियर होगी मेरे हिसाब से। ठीक है जी, हाँ कि ना? अब बात ये करते हैं कि सर एक आदमी जो है उस एक आदमी में ब्लड जो होता है वो ब्लड कितनी ऑक्सीजन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करता है, पहली बात। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट के रूप में वो कैसे होता है? तो इन सारी बातों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, वो डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो इन कई सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।